स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन। तो बच्चे इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, ठीक है जी। और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो बच्चे हमारे टॉपिक का नेम आपको क्लियर हो चुका है, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर, ये हमने बच्चे स्टडी करना है। तो बच्चे ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस टॉपिक में से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आगे जाके आप इसके बेसिस पे जो लॉ है और इसके बेसिस पे जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो बच्चे आपको पता है कि ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वो वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाती हैं। ऑलमोस्ट हर तरीके की गैस जो होती है बच्चे वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये वाटर है, एक बीकर है, उसके अंदर बच्चे वाटर है। अब इसके अंदर आप कुछ गैस जो है ना सॉल्युबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हो। आपके पास में है ना दो गैसेस हैं, एक है ऑक्सीजन और एक है HCl। जब आप बच्चे इसके अंदर डिज़ोल्व करोगे तो आप देखोगे कि पहले आपने ऑक्सीजन को डिज़ोल्व किया तो ऑक्सीजन बच्चे स्लाइटली सॉल्युबल होएगी इसके अंदर। कैसे होएगी बच्चे? स्लाइटली सॉल्युबल होएगी। बट जब आप HCl की है ना HCl को डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि HCl ऑक्सीजन के कंपैरेटिव ज़्यादा सॉल्युबल हो रही है। आपने क्या किया बच्चे, आपने एक बीकर लिया, उस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया। आपके पास जो है ना टू टाइप की गैसेस है, एक है ऑक्सीजन और एक है HCl। आपने उसे वाटर के अंदर सॉल्युबलाइज करने की कोशिश करी तो आप देख रहे हो कि जब आप ऑक्सीजन को डिज़ोल्व कर रहे हो तो वो स्लाइटली सॉल्युबल हो रही है, और जब आप HCl को है ना सॉल्युबलाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो वो ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो रही है। ऐसा क्यों? हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बच्चे सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑलमोस्ट हर टाइप की गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं। ऑलमोस्ट ऑल गैसेस आर डिज़ोल्व इन वाटर। वाटर के अंदर हर तरीके की बच्चे गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ गैस थोड़ा कम डिज़ोल्व होती है और कुछ ज़्यादा डिज़ोल्व होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एट डिफरेंट एक्सटेंट। डिफरेंट एक्सटेंट के अंदर जो गैसेस होती हैं वो लिक्विड के अंदर हम कह सकते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं। कुछ ज़्यादा होती हैं जैसे कि यहाँ पे हमने HCl को देखा था, और कुछ कम होती हैं जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जाम्पल आपके सामने। तो बच्चे ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। हम ये भी पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन क्यों इतना कम डिज़ोल्व होता है और HCl इतना ज़्यादा क्यों होता है। हम सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बच्चे डेफिनेशन देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड की। तो बच्चे इसकी क्या डेफिनेशन है? बच्चे एक बात याद रखना कि आप जब ये है ना लेक्चर सुन रहे होंगे तो आप एक कॉपी पेन अपने साथ में रखना। सारे नोट्स आपने है ना 1 बाय 1 नोट डाउन करने हैं, उसको पढ़ना है, समझना है। और कोई भी आपके पास डाउट आता है, आपको लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपने अच्छे से सारे नोट्स बनाने हैं और सारे क्वेश्चंस, अगर आपको कोई होमवर्क मिलता है तो आपने वो सारा होमवर्क करना है, उसे बच्चे दिखाना है टीचर को। और कोई भी डाउट है, A to Z कोई भी डाउट है, आप उसे मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड की डेफिनेशन देखते हैं। तो बच्चे इसकी डेफिनेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम लिख के देख लेते हैं। The solubility of any gas in a particular liquid is the volume of the gas in
cubic centimeter. It is also converted to standard temperature pressure STP that can dissolve in unit volume 1 cubic centimeter of the liquid to form the saturated solution at the temperature of the experiment and under a pressure of 1 atmospheric pressure. तो आइए जानते हैं क्या होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। तो बच्चे आपको डेफिनेशन से वैसे क्लियर हो ही रहा है कि जब आप है ना कोई गैस है बच्चे, उसका वॉल्यूम किसमें है, क्यूबिक सेंटीमीटर में है। जब आप उस गैस को, उस पार्टिकुलर गैस को जिसका वॉल्यूम जो है बच्चे वो क्यूबिक सेंटीमीटर में है, आप उसको बच्चे एक लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, उस लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है। जब आप इसके अंदर लिक्विड है बच्चे, लिक्विड के अंदर जब आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो तो बच्चे वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है। क्या बना रहा है? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है। सैचुरेटेड सोल्यूशन हम कहते हैं जो थ्रू आउट वन फेज में ही हो, बिल्कुल उसकी कॉम्पोजिशन सेम हो। तो जब आप गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो तो वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, तो आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज फैक्टर्स affecting the solubility of a gas in a liquid। तो बच्चे हमारे टॉपिक के नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। मतलब अभी हमने ऊपर जाना था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड क्या होता है। तो हमने देखा कि भाई कुछ है ना क्यूबिक सेंटीमीटर अमाउंट वॉल्यूम ऑफ गैस है, उसको 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के अंदर जब डिसॉल्व कर देते हैं और वो एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देता है एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब बच्चे ये हमने जान लिया कि जब गैस जो है वो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो उसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कहेंगे इन लिक्विड। अब बच्चे गैस जो लिक्विड के अंदर सॉल्युबलाइज हो रही है, कुछ तो ऐसे फैक्टर्स होंगे ना जो उसकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। या तो उसकी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे या तो उसकी सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। मतलब क्या है इसका बच्चे कि देयर आर सम फैक्टर्स which affect the solubility of gas in a liquid। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि solubility of gas को या तो बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गैस की solubility लिक्विड के अंदर इसे अफेक्ट करते हैं। तो आइए एक एक करके हम सारे फैक्टर्स पढ़ते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ the gas and the solvent। सॉल्वेंट आपका बच्चे वही लिक्विड होएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। मतलब गैस का नेचर कैसा है, गैस पोलर है, नॉन पोलर है, या जो आपके पास लिक्विड है वो पोलर है या नॉन पोलर है, इस पे अफेक्ट करता है बच्चे कि कितनी सॉल्युबिलिटी, कितना गैस जो है वो सॉल्युबलाइज होएगी लिक्विड के अंदर, ये इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो कैसे करता है बच्चे,
जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्यूबल है, बट अगर हम ऑक्सीजन के कंपैरेटिव HCl को देखें तो वो ज़्यादा सॉल्यूबल हो रही है। तो बच्चे ये ना डिपेंड कर रहा है ना नेचर ऑफ गैस पे। ऑक्सीजन एक अलग टाइप की गैस है, HCl एक अलग टाइप की गैस है, बट है तो दोनों ही गैस, बट है ना ऑक्सीजन स्लाइटली सॉल्यूबल है और HCl ज़्यादा सॉल्यूबल है। तो हम पहले बच्चे इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बच्चे कुछ गैसेस होती हैं लाइक हाइड्रोजन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं विच डिजॉल्व इन वाटर टू लेस एक्सटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, ammonia, etc., which are highly soluble, in water। तो बच्चे देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट में बिल्कुल क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है कि जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन गैस है, ये जो बच्चे तीनों गैस हैं ये वाटर के अंदर लेस एक्सटेंट में सॉल्युबलाइज होती हैं, जबकि कुछ गैसेस हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, HCl हो गई, अमोनिया हो गई, ये जो गैसेस होती है हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। तो इसके पीछे का रीज़न देखते हैं कि कुछ गैसेस क्यों कम है ना सॉल्युबलाइज होती है वाटर के अंदर, और ये कुछ गैसेस क्यों इतनी ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो रही हैं वाटर के अंदर। तो बच्चे इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है बच्चे, जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है ये बच्चे इनर्ट गैसेस के जैसे रहती हैं। कैसे रहती हैं? इनर्ट गैसेस के जैसे रहती हैं, जिसकी वजह से कम रिएक्टिविटी दिखा पाती हैं सॉल्वेंट के साथ। अब देखिए यहाँ पे जो गैस है उसको एक तरह का सॉल्यूट मान के चलिए। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे हो तो बच्चे सॉल्यूट की थोड़ी सी रिएक्टिविटी होनी चाहिए है ना सॉल्वेंट के साथ, ताकि वो एक सॉल्यूशन बना सके। बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है ये बिल्कुल इनर्ट गैस के जैसे ही रहती हैं, जिसकी वजह से ये कम सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्टिविटी दिखा पाती हैं, जिसका क्या रिजल्ट निकलता है कि वहाँ पे बच्चे इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है लिक्विड में। और वहीं पे अगर बच्चे हम ये वाली गैसेस देखें लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, HCl हो गई, अमोनिया हो गई, तो बच्चे मैं इनका थोड़ा स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है और हमारे पास HCl है और बच्चे अमोनिया है। तो बच्चे यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बच्चे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैसे ही HCl के अंदर क्लोरीन के पास बच्चे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अमोनिया में नाइट्रोजन के पास बच्चे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चे क्या होता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये थोड़ा सा आयोनिक करैक्टर दिखाने लग जाते हैं। कैसा करैक्टर दिखाने लग जाते हैं? आयोनिक करैक्टर दिखाने लग जाते हैं। ये पार्शियल चार्ज है ना बच्चे दिखाने लग जाते हैं। अब बच्चे जो वाटर होता है वो बच्चे पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है ना, इसके अंदर हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और OH पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चे हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब क्या है कि अगर आपका है ना पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होएगा, अगर वो नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बच्चे पार्शियल चार्ज दिखाने की वजह से समवट पोलर करैक्टर को अटेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा ये पोलर करैक्टर दिखा रहे हैं ना बच्चे, चार्ज है ना आ जाने की वजह से, इन लोन पेयर्स की वजह से। तो बच्चे ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली क्या हो जाएंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर वहीं पे हम बात करें हाइड्रोजन गैस की, नाइट्रोजन गैस की या ऑक्सीजन गैस की, तो बच्चे ये कोवैलेंट करैक्टर ज़्यादा दिखाते हैं। अब कोवैलेंट करैक्टर मतलब
दे आर इन नॉन पोलर इन नेचर। दैट्स वाई इनकी बच्चे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सॉल्वेंट जो है आपका वाटर उसके साथ मैच नहीं होती हैं। अब ये नॉन पोलर है और वाटर आपका फुली पोलर है, तो जिसकी वजह से बच्चे जब आप नॉन पोलर सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे तो वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए जब हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था ऑक्सीजन डिज़ोल्व स्लाइटली इन वाटर वेयर एज HCl डिज़ोल्व मोर इन वाटर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन बच्चे क्लियर हो गया होगा। ये तो ये हमारे पास फर्स्ट फैक्टर था, नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। तो आपने देखा कि कुछ गैसेस जो होती हैं वो ज़्यादा डिज़ोल्व होती हैं वाटर में और कुछ कम होती हैं। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये वाटर के अंदर बच्चे कम डिज़ोल्व हो रही थी, जबकि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, HCl की, अमोनिया की, तो ये ज़्यादा डिज़ोल्व हो रही हैं वाटर के अंदर। तो बच्चे अब ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये किसके अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व होती हैं, हम वो भी देख लेते हैं। तो बच्चे कुछ है ना पॉइंट्स हैं जो याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। अभी हमने आगे पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि वो कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा दिखाते हैं, जिसकी वजह से वो पोलर सॉल्वेंट दैट इज़ वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। अब बच्चे ये भी तो गैसेस किसी के अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व होएंगी। अब जैसे कि अभी हमने बात की कि जो ये गैसेस हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये ज़्यादातर कोवेलेंट करैक्टर दिखा रहे हैं, मतलब नॉन पोलर करैक्टर दिखा रहे हैं। तो ये किसके अंदर डिज़ोल्व होंगे ज़्यादातर, सोचिए। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर दिखा रहे हैं, मतलब नॉन पोलर है ये नेचर में, तो ये एक ऐसे लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होंगे जो कि नॉन पोलर होगा नेचर में। तो बच्चे किसके अंदर ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर मोर सॉल्युबल इन इथाइल अल्कोहल। ये किस में ज़्यादातर डिज़ोल्व होते हैं बच्चे, इथाइल अल्कोहल में, देन इन वाटर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर में भी ये गैसेस ज़्यादातर किसके अंदर डिज़ोल्व होंगी, इथाइल अल्कोहल में, ना कि वाटर के अंदर। याद रहेगी बात बच्चे। एक बात आपको और याद रखनी है, जो ये गैसेस हैं डाईहाइड्रोजन सल्फाइड H2S और अमोनिया, बच्चे ये गैसेस होती हैं ये ज़्यादातर किसके अंदर सॉल्युबल होती हैं, they are more soluble in water than in ethyl alcohol। इथाइल अल्कोहल के कंपैरेटिव ये ज़्यादातर किसके अंदर डिसॉल्व होती हैं, वाटर के अंदर होती हैं। याद रहेगी ये बात। एक बच्चे नोट करनी है बात, एक थोड़ा नोट करके लिखिए। ग्रेटर सॉल्युबिलिटी of gas in liquid is due to chemical similarity। जी हाँ बिल्कुल सही, chemical similarity between gas and the solvent। तो देखिए यहाँ पे हमने लाइन क्या लिखी है कि किस तरीके की गैस लिक्विड के अंदर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होएगी, ये डिपेंड करता है उसकी केमिकल सिमिलैरिटी के बीच में। मतलब उस गैस और लिक्विड जो आपके पास सॉल्वेंट है बच्चे, जितनी उसमें केमिकल सिमिलैरिटी होएगी वो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर डिसॉल्व होएगी, उतना ही ज़्यादा सॉल्युबलाइज होएगी। जैसे अभी हमने पीछे देखा था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वाटर में कम सॉल्युबलाइज हो रहे हैं, बट अभी देखो इथाइल अल्कोहल में ज़्यादा सॉल्युबलाइज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट करैक्टर दिखा रहे हैं। तो बच्चे ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होंगे ना ज़्यादातर।
और अमोनिया और जो H2S है, क्योंकि ये पार्शियल बच्चे है ना पोलर करेक्टर दिखा रहे हैं, चार्ज दिखा रहे हैं, क्योंकि इनके पास बच्चे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट्स वाई ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ से बच्चे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि ज़्यादा सॉलिबिलिटी कब होएगी, जब गैस और जो लिक्विड है उसकी बच्चे केमिकल सिमिलैरिटीज भी क्या होंगी, सेम होएंगी। आई होप आपको यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर कंप्लीट हो गया, दैट इज नेचर ऑफ गैस एंड द सॉल्वेंट। हम सेकंड फैक्टर देखते हैं, दैट इज, तो हमारा जो है ना नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमने ये पढ़ना है। तो बच्चे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में कैसे है, एक बात याद रखना बच्चे, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड increases by decreasing the temperature। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर को कम करते जाओगे, गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज करती जाएगी। बिल्कुल याद रखनी है आपको ये चीज़। मोर द सॉलिबिलिटी of a gas in a liquid, less will be the temperature। मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी गैस की लिक्विड के अंदर, उतना ही कम टेम्परेचर होगा। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस और टेम्परेचर बच्चे दोनों अपोजिट में चलेंगे। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे तो जो गैस है वो लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व कम होएगी, और धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि वो डिज़ोल्व ही होना बंद हो जाए अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो बच्चे ऐसा क्यों होता है, पहले हम इसका रीज़न जानते हैं, फिर इसके बेस पे एक आधा क्वेश्चन देखेंगे। तो आपने बच्चे +1 के अंदर एक ली चार्टलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल, ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चे, जब आप सॉल्यूट को, यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट गैस है, पहले हम ली चार्टलियर प्रिंसिपल ही लेके चलते हैं कि ये क्या होता है। आपने ये +1 में पढ़ा था तो मेरे ख्याल से आप ये भूल गए होंगे। तो बच्चे ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, व्हेन अ सॉल्यूट मिक्स विद सॉल्वेंट इट फॉर्म्स सॉल्यूशन। तो वो बच्चे सॉल्यूशन बनाता है और हीट रिलीज करता है इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद हो बच्चे, तो क्या होता है मैं एक बार रिपीट करवा देती हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसके अंदर हीट एनर्जी बच्चे एब्जॉर्ब होती है, और एक्सोथर्मिक जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चे ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ बच्चे है ना रिएक्ट करता है और सॉल्यूशन बनाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के वक्त बच्चे हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो क्या होगा बच्चे, ली चार्टलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जिस तरफ हीट रिलीज हो रही है, अब एक्सोथर्मिक के केस में हीट कहाँ रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट वाली साइड पे हीट रिलीज हो रही है ना, तो जो बच्चे इसका इक्विलिब्रियम है वो कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन heat is released out, so equilibrium will shift in
डायरेक्शन, हैंस तो इसका रिजल्ट क्या होएगा, हैंस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility decreases। तो बच्चे मैं एक बार ये फिर से है ना एक्सप्लेन कर देती हूँ। ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब एक सॉल्यूट सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होता है, मिक्स होता है या कह लो रिएक्ट करता है तो सॉल्यूशन बनेगा। और बच्चे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के वक्त हीट रिलीज होता है। तो बच्चे ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिस साइड पे हीट रिलीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखो इस साइड पे प्रोडक्ट वाली साइड पे हीट रिलीज हो रहा है ना, तो जो इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ को बच्चे मूव कर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब सॉल्यूशन बन के वापस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो जाएंगे। लाइक गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो रही है तो हीट रिलीज होएगी, इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाएगा। मतलब जो गैस है वो लिक्विड में से अलग होना स्टार्ट हो जाएगी, डिसॉल्व नहीं होएगी, अलग होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर वो कम होना स्टार्ट हो गई। समझ में आ रही है बात? इसलिए हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। समझ में आ रही है बात? कोई प्रॉब्लम है जी यहाँ तक? ठीक है, तो एक बच्चे पॉइंट और है जो आपने नोट करना है। ये जो मैं आपको स्पेशल पॉइंट्स अलग से लिखवा रही हूँ बच्चे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छे हैं। तो एक पॉइंट आप नोट करके लिखिए। तो बच्चे पॉइंट है आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्यूबल गैस। स्प्रैंगली सॉल्यूबल गैस कौन सी होती है बच्चे, जो कि ना ज़्यादा सॉल्यूबलाइज हो और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ना हो, ठीक ठीक मीडियम, ठीक है, उनको हम स्प्रैंगली सॉल्यूबल गैस कहते हैं। Solubility of sprangly soluble gas like hydrogen and inert gases। inert gases आप सबको पता ही है, increases slightly with increase of temperature, especially in the non-aqueous solvents like hydrocarbons, alcohols and acetone। तो बच्चे यहाँ पे हमने सिंपल सी बात लिखी है कि जो स्प्रैंगली सॉल्यूबल गैसेस हैं, मतलब जो कि ना ज़्यादा सॉल्युबलाइज होती हैं और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही सॉल्युबलाइज नहीं होती, ठीक ठीक, ठीक है, उन्हें हम स्प्रैंगली सॉल्यूबल गैसेस कहेंगे। तो उसमें हाइड्रोजन गैस आ जाती है और सारी इनर्ट गैसेस आ जाती हैं। बच्चे इनका ना ऊपर ली चार्टियर प्रिंसिपल से अलग लॉजिक है। इनका क्या लॉजिक है कि आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे ना, इनकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी। देखो पहले इनकी सॉल्युबिलिटी कम है, बट अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी में फ़ायदा हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी और भी ज़्यादा लिक्विड के अंदर बढ़ जाती है। और स्पेशली देखो मैंने कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स के नाम लिखे हैं जिसके अंदर ये स्प्रैंगली सॉल्यूबल गैसेस की सॉल्युबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज होती है। वो कौन कौन से हैं?
ज़्यादातर बच्चे हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स होंगे, लाइक अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, तो इनके अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आई होप आपको यहाँ तक बच्चे समझ में आ गया हो। इसके बेसिस पे पहले हम 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ तो कोई डाउट है बच्चे? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इसके बेसिस पे हम 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो जी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो है व्हाई ऑक्सीजन गैस is more soluble in water than in why oxygen gas is more soluble in water than nitrogen gas। अभी तक तो हम पीछे पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तीनों गैसेज ही वाटर के अंदर कम सॉल्युबल है। बट बच्चे यहाँ पे मैंने आपके सामने जो क्वेश्चन रखा है वो ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में अगर हम कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन वाटर के अंदर नाइट्रोजन के कंपैरेटिव ज़्यादा सॉल्युबल हो जाती है। क्वेश्चन क्लियर है जी? तो आपको इसका आंसर देना है। तो बच्चे इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। इसका आंसर क्या है? जो बच्चे ऑक्सीजन गैस होती है ये क्या करती है? सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब मान लीजिए कोई है ना सी लेवल है, मान लो कोई रिवर है यहाँ पे, ठीक है। अब बच्चे जो ये है ना वाटर बॉडी है, जो भी आपके पास रिवर है, सी है, कुछ भी मानिए। अब बच्चे इसके अंदर वाटर है, ऑक्सीजन की परसेंटेज पहले से ही है इसके अंदर, और बाहर एटमॉस्फेयर है। बाहर क्या है? एटमॉस्फेयर है। अभी एटमॉस्फेयर के अंदर भी क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है ना, तो ये ऑक्सीजन आपको पता लग रहा है कि एटमॉस्फेयर से भी है ना वाटर के अंदर आ रहा है। और वाटर बॉडीज़ के अंदर बच्चे प्लांट्स भी होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के है ना दौरान वो क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन बनाएंगे। तो क्लियर है जी? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन, और जो प्लांट्स हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के वक्त भी वो ऑक्सीजन बच्चे बनाएंगे। तो ये सारा ऑक्सीजन बच्चे वाटर के अंदर आ जाएगा। अब वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व कैसे होता है? आपको पता है वाटर के अंदर जो बच्चे वेकेंट स्पेसेस होती है सॉल्वेंट के अंदर, अभी हमारे जो ये वाटर है ये यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। तो इस सॉल्वेंट के अंदर बच्चे जो वेकेंट स्पेसेस होंगी उस वेकेंट स्पेसेस को ऑक्सीजन ऑक्यूपाई कर लेता है। क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। और दूसरी बात ये है कि ऑक्सीजन की परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा होती है। पहला रीज़न क्या है कि वाटर के अंदर जो है ना जो सॉल्वेंट है आपका, उसके अंदर जो वेकेंट स्पेसेस होती हैं ऑक्सीजन उसको क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है। और इसी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर। बट अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो बच्चे नाइट्रोजन क्या करता है? नाइट्रोजन बिल्कुल ही कोवैलेंट करैक्टर दिखाता है। ये ऑक्सीजन के कंपैरेटिव भी ज़्यादा कोवैलेंट करैक्टर दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चे? नाइट्रोजन वाटर के साथ में इतनी रिएक्शन नहीं दिखा पाता है जितना ऑक्सीजन दिखाता है, जिसकी वजह से बच्चे है ना ऑक्सीजन जो होती है वो ज़्यादा सॉल्युबलाइज होती है वाटर में एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। आई होप आपको यहाँ तक बच्चे समझ में आया हो। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाई aquatic organisms are more comfortable
कंफर्टेबल नहीं, मुझे तो सर्वाइव ही लिखना चाहिए यहाँ पे। और सर्वाइव इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फिशेस वगैरह, वो कोल्ड वाटर के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और सरवाइव भी बच्चे एक्चुअल में वो कोल्ड वाटर में ही कर पाते हैं देन इन हॉट वाटर। ठीक है, तो मैंने आपसे इसका रीज़न पूछना है। आप सोचिए इसका रीज़न क्या होगा। कोल्ड वाटर के अंदर वो ज़्यादा सरवाइव कर पाते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू हॉट वाटर। ऐसा क्यों? एक बार पॉज कीजिए, पीछे वाला लेक्चर रिपीट कीजिए, समझिए कि इसका रीज़न क्या होगा। हमने इसका रीज़न पीछे पढ़ा है। चलिए अभी मैं बता देती हूँ, बट मैं चाहती हूँ जब आप इसका रीज़न सोचेंगे तो एक बार पॉज करके खुद इसका आंसर लिखना। तो बच्चे हमने पीछे पढ़ा है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो इंक्रीज करती है विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, अगर टेम्परेचर आप कम कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो ज़्यादा होएगी। अब बच्चे जो कोल्ड वाटर है, कोल्ड वाटर के वक्त बच्चे टेम्परेचर कम होएगा, तो अगर कम होएगा टेम्परेचर तो जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी गैसेस हैं वो वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबलाइज होएंगी। वहीं पे अगर हम बच्चे अपोजिट करें, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है, तो क्या होएगा, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लिक्विड के अंदर कम होने लग जाएगी। यही वजह है कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं बट हॉट वाटर के अंदर नहीं कर सकते। बच्चे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर बॉडीज़ में, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं। लाइक अब प्लांट्स वगैरह हैं बच्चे, उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है, उनको भी अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करनी है, उनको भी गैसेस चाहिए। अब वो कौन सी गैस यूटिलाइज करते हैं, जो कुछ अमाउंट ऑफ गैस उस वाटर के अंदर है ना डिज़ोल्व है, वो उसी को यूटिलाइज करते हैं। अगर बच्चे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उन गैस की सॉल्युबिलिटी तो कम होती जाएगी, मतलब जो उनको अवेलेबल गैस मिल रही है डिज़ोल्व फॉर्म में वाटर के अंदर, उसका परसेंटेज तो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो भी रुक जाएंगी और उनके सर्वाइवल पे इफेक्ट होने लग जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर ही क्यों सर्वाइव कर पाते हैं, हॉट वाटर के अंदर क्यों नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई एक्वेरियम है, करना मत, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ। आपके पास एक एक्वेरियम है, अब उसके अंदर बिल्कुल कोल्ड वाटर है जिसके अंदर फिशेस वगैरह सब कुछ है। अगर आप उसके अंदर बच्चे हॉट वाटर डाल देते हो तो क्या होगा, हॉट वाटर आते ही जितनी भी गैस की सॉल्युबिलिटी है वो कम होने लग जाएगी, जो गैस है वो एक्सकेप होने लग जाएगी और वो जो उसके अंदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है बच्चे, उनको गैस का जो अमाउंट मिल रहा था वो नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन वगैरह, जिसकी वजह से उनका सर्वाइवल क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो। तो हमने 2 फैक्टर्स करे हैं अभी तक जो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड में इफेक्ट करती है। फर्स्ट फैक्टर हमने किया था नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर हमने किया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी बच्चे हम थर्ड फैक्टर करने जा रहे हैं, दैट इज जो थर्ड फैक्टर है बच्चे, जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड में बच्चे अफेक्ट करता है, वो कौन सा फैक्टर है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है जी, इससे पहले हमने 2 फैक्टर पढ़ लिए, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट, एंड सेकंड हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अभी हम थर्ड फैक्टर पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो बच्चे प्रेशर कैसे अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड को, तो एक बात याद रखना आप, विद इंक्रीज इन प्रेशर solubility
gas in a liquid increases। समझ में आ रही है बात? क्या बात लिखी है हमने कि आप जैसे जैसे बच्चे प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे, जो सॉलिबिलिटी है गैस की लिक्विड के अंदर वो भी इंक्रीज करती जाएगी। अब हमने बात तो कह दी कि आप जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, जो गैस की सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो भी इंक्रीज कर रही है। पर बच्चे हम इस चीज़ को एक डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बच्चे हमने एक है ना गैस सिलेंडर लिया है। मान लीजिए कि गैस सिलेंडर है, ठीक है जी। जो नीचे है बच्चे वो मान लीजिए लिक्विड है। क्या है ये? लिक्विड है, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन फेज। और जो बच्चे ऊपर वाला है फेज, ये है गैसियस फेज। यहाँ पे क्या है? गैस है, इसको हम नाम दे देते हैं गैसियस फेज, ठीक है। एक गैस सिलेंडर है, नीचे वाले फेज के अंदर सॉल्यूशन है, कोई लिक्विड मान के चलिए, ऊपर वाले फेज के अंदर गैस है, इसलिए हम उसको गैसियस फेज कह रहे हैं। और ऊपर मान लीजिए वेटलेस पिस्टन है, और इसका थोड़ा अमाउंट में बच्चे वेट है, कुछ वेट है, बिल्कुल वेटलेस नहीं है, वेट है। इसको हम W1 मान के चलते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? तो हम बच्चे इस है ना जो कंटेनर है जिसके अंदर गैस और लिक्विड दोनों है, इसको हम बच्चे एक एप्रोप्रिएट प्रेशर पे ले लेते हैं P, और एक टेम्परेचर पे ले लेते हैं T। समझ में आ रही है बात? किसी प्रेशर P पे और टेम्परेचर T के अंदर हम ले रहे हैं। तो बच्चे क्या होगा, आप जब इस ऊपर पिस्टन है जिसका कुछ वेट है W1, जब आप बच्चे इसमें है ना प्रेशर अप्लाई करोगे, आप जब इस पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। आप जैसे प्रेशर लगा रहे हो ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। अब बच्चे जो ये गैसेस पार्टिकल्स हैं ये दूर दूर हैं, ठीक है जी, ये दूर दूर हैं। अब ये गैसेस पार्टिकल्स क्या होने लग जाएंगे? पास पास में होने लग जाएंगे। मैं आपको इसको दोबारा से एक बार समझा देती हूँ। हमने एक गैस सिलेंडर लिया, नीचे है ना हमने लिक्विड लिया, ऊपर गैस लिया, और उसके ऊपर एक वेट है बच्चे जिसका W1 वेट है। समझ में आ रही है बात? और इसको हमने प्रेशर P पे, टेम्परेचर T पे लिया, और इसके अंदर क्या हो रहा है बच्चे, जितना अमाउंट ऑफ हम गैस इसके अंदर डाल रहे हैं उतना ही अमाउंट ऑफ गैस इसमें से रिलीज भी होएगा। मतलब एक इक्विलिब्रियम में है, जितना लिक्विड है उतना ही गैस है। अब जब आप इसके ऊपर बच्चे वेट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होएगा, और ये गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं बच्चे वो लिक्विड फेज के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड फेज के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से बच्चे क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ज़्यादा गैसेस के पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाएंगे। और क्या होएगा, मैं यहाँ पे आपको सेकंड डायग्राम से बताती हूँ। ये आपके पास लिक्विड ही है नीचे, और ऊपर क्या है, गैस है। अब जितना ज़्यादा बच्चे, मान लीजिए यहाँ पे तो हमने है ना W1 एक ही वेट लिया था, अगर हम बच्चे है ना डबल वेट अप्लाई करें तो डबल प्रेशर भी अप्लाई होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाएंगे, और जितने बच्चे गैसेस पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, गैसेस पार्टिकल्स है ना सॉल्यूशन फेज के साथ स्ट्राइक करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होएगा, और गैसेस पार्टिकल्स वाटर के अंदर सॉलिबलाइज होने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है बात? तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आप जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, गैस की सॉलिबिलिटी लिक्विड के अंदर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो बच्चे एक बार मैं इसको दोबारा समझा देती हूँ। आप एक डायग्राम मान के चलिए, इसके अपर फेस में गैसियस है, लोअर फेस में क्या है, सॉल्यूशन है,
और यहाँ पे बच्चे जो रेट ऑफ गैसेस पार्टिकल्स एंटरिंग और लिविंग द सोल्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है बच्चे, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल्स टू रेट ऑफ एवोपोरेशन, मतलब कि जितने गैसेस पार्टिकल्स अंदर एंटर कर रहे हैं उतने ही गैसेस पार्टिकल्स निकल भी रहे हैं लिक्विड में से। समझ में आ रही है बात। अब हमने क्या किया, हमने क्या ना बच्चे इस पे प्रेशर अप्लाई किया। हमने देखिए यहाँ पे वेट रखा ना W1, तो अब जैसे इस पे बच्चे प्रेशर अप्लाई करोगे तो जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन के साथ में क्या होने लग जाएंगे, स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देंगे। जिससे क्या होगा, जो गैसेस पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन फेज के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देंगे और बच्चे एक न्यू इक्विलिब्रियम बन जाएगा। जिससे क्या होएगा कि जो रेट ऑफ है ना जो डिसॉल्विंग है गैसेस पार्टिकल की लिक्विड के अंदर वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे, यहाँ पे तो जस्ट W1 था, यहाँ पे W1 W2 दो है, मतलब ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा गैसेस के पार्टिकल्स और लिक्विड के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज कर जाएगी। समझ में आ रही है जी बात। तो यहाँ से क्लियर है कि आप जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो लिक्विड के अंदर गैस की इंक्रीज करती जाएगी। कोई प्रॉब्लम बचे यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बच्चे इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ की डेरिवेशन करेंगे, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे और हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस करेंगे और न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे जितना भी हेनरी लॉ का पोर्शन है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर 7 के अंदर क्लियर करेंगे।